अब है चैप्टर 4 क्लास 11th का एनसीईआरटी में चैप्टर 4 है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि केमिकल बॉन्ड क्या है, रासायनिक आबंध क्या है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो देखिए केमिकल बॉन्ड क्या है, तो यह केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि रासायनिक आकर्षक बल। ठीक है ना, यह रासायनिक आकर्षक बल है, आकर्षक बल। ठीक है ना, तो ये क्या है कि द केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स, जो एक साथ बांध के रखता है किसको, द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, विभिन्न रासायनिक अवयवों जैसे एटम्स, आयंस, इस सब को एक साथ बांध के रखता है, टुगेदर मतलब एक साथ, इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, यानी डिफरेंट केमिकल स्पेसीज में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को एक साथ बांध कर रखने वाला रासायनिक आकर्षक बल केमिकल बॉन्ड कहलाता है। तो ये देखिए द केमिकल अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स, जो बांधे रखता है, जो बांधे रखता है किसको, द वेरियस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब रासायनिक अवयवों। ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या सब हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है आदि, ये सब हो सकता है। टुगेदर मतलब एक साथ, अवयवों को एक साथ बांधे रखता है। तो वह रासायनिक आकर्षक बल जो बांधे रखता है किसको, विभिन्न रासायनिक अवयवों यानी परमाणु, आयन आदि को एक साथ, इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, विभिन्न रासायनिक पदार्थों में। तो विभिन्न रासायनिक पदार्थों में विभिन्न परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाला रासायनिक आकर्षक बल क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्ड कहलाता है, यानी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब है बॉन्ड फॉर्म्स, ये बॉन्ड बनता है टू गेट दी स्टेबिलिटी, स्थायित्व पाने के लिए, विद अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, यानी कि बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज होता है। तो बॉन्ड फॉर्म्स यानी आबंध बनता है, बॉन्ड फॉर्म्स का मतलब क्या हो गया, आबंध बनता है, टू गेट दी स्टेबिलिटी, स्थायित्व पाने के लिए, स्थायित्व पाने के लिए, विद अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ, ऊर्जा उत्सर्जन के साथ स्थायित्व पाने के लिए आबंध बनता है। ठीक है, तो इससे हमें यह पता चल गया कि बॉन्ड के फॉर्मेशन के साथ क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। अब बॉन्ड को तोड़ना रहेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब जो है, अब है ये देखिए एक टॉपिक है कौशल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के लिए कौशल और लेविस का क्या तरीका रहा है, ठीक है ना, किस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखिए एटम्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि परमाणु जो है वह भाग लेता है, हिस्सा लेता है। टेक पार्ट मतलब क्या, भाग लेता है या हिस्सेदारी लेता है। इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, आबंध निर्माण में, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब क्या, आबंध निर्माण में परमाणु भाग लेता है, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है ना, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, और टू एक्वायर, और या टू एक्वायर प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, किस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले यहाँ तक देखिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किसका, ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस, नज़दीकी, नज़दीकी अक्रिय गैसों के विन्यास को, नज़दीकी अक्रिय गैसों के विन्यास, किसका, इनर्ट गैस एटम, ठीक है ना, जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। तो जरा से ध्यान दीजिए, एटम जो है आबंध निर्माण में भाग लेता है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, या अपने जो है नज़दीकी अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए बॉन्ड के फॉर्मेशन में वो भाग लेता है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का जो ये टेंडेंसी है जिसको कहते हैं हम ऑक्टेट रूल, क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल। दिस कैन बी अचीव्ड बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये जो है अष्टक जो है नियम है, यह ऑक्टेट रूल जो है कैसे फॉलो होता है, तो बाह्यतम कक्षा में यानी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए क्या सब करना पड़ सकता है, गेन करना पड़ सकता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ सकता है, चाहे शेयरिंग करना पड़ सकता है। इसलिए लिखा, इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए उसमें क्या है, तो गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही प्राप्त किया जा सकता है। दिस थ्योरी इज नोन एज कौशल लेविस अप्रोच, इसी को कहते हैं हम लोग कौशल लेविस अप्रोच।
अब देखिए लेविस सिंबल, ठीक है, एक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट लेविस थे, इन्होंने सिंबल को बताया इस सिंबल के बारे में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर रिपोर्टेड बाय डॉट्स, बिंदु द्वारा रिपोर्टिंग किया जाता है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, कहाँ, अराउंड दी केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व के रासायनिक संकेत के चारों ओर डॉट के द्वारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखलाया जाता है, बतलाया जाता है। ठीक, दिस सिंबल इज नोन एज लेविस सिंबल, इसी को हम लेविस सिंबल कहते हैं। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना 3 होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 3 होंगे, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,1, यानी वैलेंस सेल में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो देखिए तो लिथियम का केमिकल सिंबल क्या है, Li है, उसके चारों ओर, तो इसमें से चारों में से कहीं पर भी एक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसको डॉट से दिखा दिए यहाँ पर। बोरॉन का देखिए 5 है, देखिए तो बोरॉन का 5 है तो 2,3 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। तो बोरॉन का जो सिंबल है बी, उसके चारों तरफ देखिए 3 गो डॉट दे दिए। उसी तरह से कार्बन के चारों तरफ देखिए 4 गो डॉट दे दिए, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो फ्लोरीन का जो सिंबल है एफ, उसके चारों तरफ देखिए 2 2 4 2 6 1 7 डॉट दिया हुआ है। नियॉन का देखिए कि नियॉन का 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है। तो नियॉन का जो संकेत होता है, सिंबल होता है, केमिकल सिंबल, वह Ne है, और इसलिए Ne के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन को, तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया गया। तो इसी को क्या कहते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपोर्ट करना डॉट के रूप में, किसके अराउंड, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, तत्व के रासायनिक संकेत के चारों ओर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन आर रिपोर्टेड, दर्ज किए जाते हैं चाहे दिखाए जाते हैं, ठीक है ना, दर्ज किए जाते हैं चाहे दिखाए जाते हैं बाय डॉट्स, बिंदु द्वारा, बिंदुओं द्वारा दिखाए जाते हैं, अराउंड दी केमिकल सिंबल, ठीक है ना। अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर, किसके चारों ओर, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्व के रासायनिक संकेत, तत्व के रासायनिक संकेत, तत्व के रासायनिक संकेत के चारों ओर दिखाया जाता है। दिस सिंबल, यह संकेत इज नोन एज, जाना जाता है लेविस सिंबल के नाम से। तो देखिए केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, पहला आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, 3 टाइप के होते हैं। तो पहला में आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में आयनिक या वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को सहसंयोजक आबंध कहते हैं, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को या डेटिव बॉन्ड को उप सहसंयोजक आबंध कहते हैं। तो अब एक एक करके इसमें पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड को। तो आयनिक बॉन्ड हम किसको कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, तो देखिए द केमिकल बॉन्ड, वह रासायनिक आबंध व्हिच इज फॉर्म्ड, जो बनता है बाय कंप्लीट ट्रांसफर, पूर्ण स्थानांतरण, किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण द्वारा, कहाँ से, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से, फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है। इसका मतलब एक एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरे में, ट्रांसफर कहाँ से होगा, मेटल से, किसको होगा ट्रांसफर, नॉन मेटल को, इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसको क्या कहते हैं, आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इन दिस बॉन्डिंग, यानी कि इन आयनिक बॉन्डिंग, ईच एटम एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, प्रत्येक एटम जो है अपने नज़दीक का इनर्ट गैस या नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को वह प्राप्त करता है। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। देखिए तो बात करते हैं इसका, देखिए तो 2,8,1 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसलिए इसके पास एक है यहाँ पर, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए एक डॉट दिखाया गया है। यहाँ पर क्लोरीन में 287, क्योंकि इसका 17 होता है एटॉमिक नंबर, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने 17 हुए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो 7 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 डॉट यहाँ पर दिखाया गया है। अब क्या है ना कि ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सोडियम तो मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया गया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिया गया, तो यहाँ पर बचा क्या 2,8, तो देखिए 2,8, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया है, लूज किया है, जिसके चलते एक प्लस आया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसलिए एक प्लस, तो Na प्लस बन गया। यहाँ पर Cl जो है वो क्या है, नॉन मेटल है, यह क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या था, मेटल। तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, लूज करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, गेन करेगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन पहले से अपने पास था, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला आया इसके पास, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8, चूँकि एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है Cl, तो इसलिए इस पर एक माइनस आ गया, और यह कितना था पहले 287, तब हो गया 288। तो इस तरह से क्या हो गया कि अपने नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यह प्राप्त किया। आयनिक बॉन्ड क्या है, रासायनिक आबंध है। द केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक आबंध, विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है, विच इज फॉर्म्ड, जो बनता है कैसे, बाय कंप्लीट ट्रांसफर, बाय कंप्लीट ट्रांसफर कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर यानी पूर्ण स्थानांतरण द्वारा,
पूर्ण स्थानांतरण, पूर्ण स्थानांतरण द्वारा, किसके पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा? ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के, तो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण के द्वारा बनता है। किधर से किधर? फ्रॉम वन एटम, एक परमाणु, एक परमाणु जो क्या है धातु से, टू अनदर, दूसरे, एक परमाणु से दूसरे को जो क्या है अधातु, यानी अधातु को कंप्लीट ट्रांसफर होता है, इज कॉल्ड आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ भी समझ गए। अब है फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनने के, वैद्युत संयोजक आबंध बनने के लिए जो फेवरेबल फैक्टर्स है, जो महत्वपूर्ण, जो सहायक कारक है, फेवरेबल फैक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा? सहायक कारक, वो क्या क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, तो सहायक कारक क्या है? पहले तो मेटल शुड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे NaCl का फॉर्मेशन, तो Na क्या है? मेटल है, मेटल है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। और Cl क्या है? नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, और यह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है यह। तो यह जो है ना लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, यह गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज होना, इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को लूज होने के लिए ही तो जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसी को क्या कहता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया कि मेटल शुड हैव लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होना चाहिए। दूसरा है कि नॉन मेटल शुड हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका हाईएस्ट होना चाहिए, यानी कि यह आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करे और यह तेजी से इलेक्ट्रॉन को गेन करे, आसानी से गेन करे। इसलिए नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EgE जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाईएस्ट होना चाहिए। थर्ड है द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ क्रिस्टल लैटिस, दैट इज लैटिस एंथैल्पी मस्ट बी हाई। अब यहाँ पर देखिए ना, Na से Na+ बना, इसके बाद Cl से Cl- बना, एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया तो Na+ बना, और Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Cl- बना। ये आयंस हो गया Na+ और Cl-, ये दोनों मिल करके क्या बनाया? तो NaCl एक कंपाउंड बनाया जो एक ढेला जैसा, क्रिस्टल जैसा है, तो इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। तो 1 मोल क्रिस्टल लैटिस बनने में जो एनर्जी रिलीज होता है वो रिलीज एनर्जी हाई होना चाहिए, यानी जितना ज़्यादा होगा रिलीज एनर्जी, इसका मतलब उतना ही मजबूत यह बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, उतना ही स्टेबल यह कंपाउंड होगा। अब है आयंस। क्या होता है आयंस? तो देखिए, द स्पेसीज फॉर्म्ड बाय द लॉस और द गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वे स्पेसीज, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन के त्याग या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण द्वारा बनता है, आर कॉल्ड आयंस। वो क्या कहलाते हैं? आयंस कहलाते हैं। जैसे हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो Na+ बना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि Na+ इज फॉर्म्ड, Na+ जो है ना बना है कैसे? बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन के लॉस द्वारा बना है। लेकिन Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो Cl- बनता है, यानी क्लोराइड आयन जो है इज फॉर्म्ड, कैसे बना? इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों के गेन द्वारा बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने के कारण से बना है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रॉन के गेन के कारण से बना है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, इसलिए इस पर माइनस आया और सोडियम पर प्लस आया। तो इसको जो हम कहते हैं Na+, जो क्या है? एक मेटल आयन है, एक मेटल आयन है, जो कैसा आयन है? पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, और इसे हम कैटायन कहते हैं, Cation, और इसको क्या कहते हैं? कैटायन। लेकिन जो Cl- है वह क्या है? नॉन मेटल का आयन है, क्योंकि क्लोरीन क्या नॉन मेटल है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे कि यह नॉन मेटल आयन है और यह निगेटिव आयन है, यह निगेटिव आयन हो गया, इस पर निगेटिव चार्ज है और इसको क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। तो कैटायन में समझ गए, पॉजिटिव चार्ज रहे जो मेटल पर होता है, और एनायन में क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है जो एनायन कहलाता है, ठीक है ना, नॉन मेटल का। बस केवल हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो एनायन नहीं बनाता, वह क्या बनाता है? कैटायन बनाता है, H+ बनाता है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं केवल हाइड्रोजन जो है वह नॉन मेटल होते हुए भी कैटायन बनाता है। नॉन मेटल, यह क्या है? नॉन मेटल बट कैटायन, कैटायन फॉर्मेशन, यहाँ पर जो है ना कैटायन बनाता है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है यहाँ पर कि मेटल्स यूजुअली फॉर्म कैटायन। मेटल्स जो है धातुएं जो है प्रायः धनायन बनाती है। मेटल्स यानी धातुएं यूजुअली प्रायः फॉर्म बनाती है कैटायन, धनायन। व्हाइल जबकि नॉन मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ करके जो अधातुएं होती है यूजुअली फॉर्म एनायंस, यह ऋणायन बनाती है, एनायंस बनाती है। अब हम लोग पढ़ रहे थे क्या? आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड जिस 2 एटम के बीच में बन रहा है, जिसके चलते एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। यानी आयनिक बॉन्ड रहता है जिस कंपाउंड में, उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, सामान्य विशेषताएं।
सामान्य विशेषताएं क्या क्या है? सामान्य विशेषताएं ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए सामान्य विशेषताएं क्या है। पहला, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वह प्रायः क्या होते हैं? ठोस होते हैं, यानी आर यूजुअली सॉलिड, यानी कि प्रायः ठोस होते हैं। कौन? आयनिक कंपाउंड, जैसे नमक का ढेला, ठीक है ना, वह क्या है? ठोस होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। तीसरा पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं घुलनशील होते हैं, किसमें? इन पोलर सॉल्वेंट, ध्रुवीय विलायक में, जैसे वाटर, लाइक वाटर, जैसे पानी, जैसे यह जल जो है वो क्या? ध्रुवीय, तो पानी में नमक घुल जाता है, तो इसलिए क्या है? सॉल्युबल है। बट लेकिन इनसॉल्युबल, लेकिन अघुलनशील होते हैं। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, अध्रुवीय विलायक में ये क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4। तो ये सब क्या है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जिसमें आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? अघुलनशील होते हैं, लेकिन पोलर में यह घुलनशील होते हैं। चौथा है आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर। ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वह अच्छा सुचालक होता है, अच्छा सुचालक होता है, यानी कि हम सीधे कह सकते हैं गुड कंडक्टर मतलब सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को यह अपने में से होकर जाने देता है। इन मोल्टेन स्टेट, पिघली हुई अवस्था में, पिघली अवस्था में एंड इन एक्वस सॉल्यूशन, और जलीय विलयन में, और जलीय विलयन में, पिघली हुई अवस्था में और जलीय विलयन में ये अच्छा सुचालक होता है। कौन? आयनिक कंपाउंड। इसके बाद है आयनिक कंपाउंड्स हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड का एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। आयनिक कंपाउंड की संरचना कैसी होती है? क्रिस्टलीय, यानी ढेला जैसा। अब है बोर्न-हाइबर साइकिल। बोर्न-हाइबर साइकिल ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड को बनाने का, ठीक है ना, ये एक साइकिल है। साइकिल का मतलब क्या होता है? जहाँ से चले फिर वहीं पर लौट आए, तो इस तरह से एक राउंड कंप्लीट हुआ, उसी को कहते हैं साइकिल। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यहाँ पर देखिए एक रोड मैप है, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन का, उसको देख लेते हैं। सोडियम जो सॉलिड फेज में रहता है हमारे पास, जो उपलब्ध है वो सोडियम सॉलिड के रूप में। इसके बाद से Cl2 गैसियस रूप में, यानी कि रूम टेम्परेचर पर Cl जो है सिंगल Cl के रूप में नहीं रहता, Cl2 के रूप में रहता है। लेकिन एक Cl की अगर हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन में दिखाएंगे तो इसको हम हाफ Cl2 कर देते हैं, ताकि रहेगा तो Cl2 के रूप में ही, लेकिन अगर केमिकल इक्वेशन में हमें दिखाना है तो एक Cl के लिए क्या करेंगे? हाफ Cl2 कर देंगे, तो एक Cl का बोध होगा यहाँ से। क्लोरीन जो Cl2 गैसियस के रूप में है, गैस के रूप में, ये दोनों मिल करके Na+Cl- यानी NaCl का क्रिस्टल बनता है। हो गया। अब रही बात कि आखिर ये होता कैसे होगा? ये दोनों मिल करके तो यहाँ पर जो है ना बना, यही तो टोटल इंथैल्पी हो गया। यहाँ पर ही दोनों को जो ना, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसे बनने में जो एनर्जी चेंज हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं? टोटल इंथैल्पी चेंज। आखिर ये होता कैसे होगा? इस चीज़ की बात कर लेते हैं। देखिए सोडियम सॉलिड है, अब इसको गर्म करते हैं, तो सोडियम को सबसे पहले गर्म करेंगे, ठीक है ना, तो सॉलिड से सीधे गैस में आ जाए, इस प्रोसेस का नाम है सब्लिमेशन, और इसमें जो एनर्जी चेंज होगा उसको कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। देखिए एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन उसको कहते हैं। ये सोडियम गैसियस फेज में आ गया, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में आ गया विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, तो इसलिए सब्लिमेशन एंथैल्पी। अब उसमें से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं सोडियम गैसियस में से, यही आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, ठीक है, तो यह Na+ बनता है। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसलिए आई क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। इधर से देखिए Cl2 तो होता है हमारे पास, मतलब क्लोरीन जो होता है Cl2 के रूप में, लेकिन हमें तो चाहिए एक क्लोरीन, तो आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए हमें क्या चाहिए? एक क्लोरीन। तो Cl2 का मतलब Cl बॉन्ड Cl, तो Cl बॉन्ड को जो तोड़ेंगे तो उसके लिए हमें डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस बॉन्ड को तोड़ करके हम Cl गैसियस यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम हम बना दिए। अब हो गया। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो निगेटिव होता है, इसलिए -E है। और इस तरह से हमारे पास क्लोराइड आयन बना बैठा। अब देखिए तो सोडियम प्लस है, यहाँ पर Cl- है, ये दोनों जब मिलेगा तो मिल करके ये क्या बन जाता है? NaCl का क्रिस्टल। तो इसलिए इसको कहते हैं क्रिस्टल, यानी लैटिस बन गया, तो इसलिए लैटिस एंथैल्पी चाहे क्रिस्टल एंथैल्पी। तो इसलिए देखिए तो यही दोनों मिल करके ना ये बन रहा था, टोटल इतना, ये Q था, टोटल इंथैल्पी चेंज। लेकिन इसको अगर प्रोसेस से अगर हम जाते हैं तो S है, I है, D है, E है, U है, ठीक है, तो इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा? S + I + D हाफ D -E, क्योंकि एनर्जी रिलीज था, और लैटिस बनने में, क्रिस्टल बनने में भी एनर्जी रिलीज होता है, तो इसलिए -U।
एस क्या है, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये वाला। आई क्या है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन यानी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। डी है डिसोसिएशन इंथैल्पी या डिसोसिएशन एनर्जी। ई है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मेजरमेंट होता है वही इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यू क्या है, लैटिस इंथैल्पी चाहे लैटिस एनर्जी। और क्यू क्या है, टोटल इंथैल्पी चेंज। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया, लेकिन इसको अगर प्रोसेस से जाते तो क्या हो गया, एक साइकिल तैयार हुआ कि नहीं यहाँ से, इसी को कहते हैं बोर्न-हाइमर साइकिल। इसमें हुआ क्या है, तो वही स्टेप्स इन्वॉल्व, यानी इस प्रोसेस में कौन कौन से चरण जो है वो शामिल हुए हैं, ठीक है ना, उसी को लिखे। पहले क्या किए, सोडियम को हम सब्लिमेशन किए। देखिए द रिएक्टेंट यानी मेटल आर वेपोराइज टू कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। तो मेटल जो है, सोडियम क्या है, मेटल है जो सॉलिड फेज में, उसको वेपोराइज करके कहाँ पर ले गए, गैसियस स्टेट में, यही बात लिखा गया यहाँ। दूसरा क्या है, द गैसियस एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। ये जो गैसियस एटम है, ठीक है ना, ये जो गैसियस एटम है वह क्या है, किस में, तो आयंस में। चाहे यहाँ की बात करें चाहे यहाँ की बात करें, देखिए सबसे पहले क्या किया गया, Cl को भी गैसियस फॉर्म में लाया गया, सोडियम को भी गैसियस फॉर्म में लाया गया। अब इसमें से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग। तो देखिए द गैसियस एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू आयन, तो यह भी गैसियस एटम, यह भी गैसियस एटम, इसको आयन में बदला गया। तो यह पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन कहते हैं, और यह निगेटिव आयन जिसको हम एनायन कहते हैं, बदल गया। तीसरा क्या है, द गैसियस आयंस आर कंबाइंड। ये जो गैसियस आयंस है Na प्लस और Cl माइनस, देख रहे हैं ना, जी लिखा हुआ है, यानी कि गैसियस आयंस, ठीक है ना, कंबाइंड, यह संयोग करता है टू फॉर्म बनाने के लिए क्या, आयनिक लैटिस। यह आयनिक लैटिस बनाने के लिए कंबाइन करते हैं। तो यही साइकिल क्या कहलाता है, बोर्न-हाइमर साइकिल। अब है देखिए मेथड ऑफ राइटिंग फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखने का मेथड, तो एक तरफ हम एलिमेंट या उसका एटम लिखते हैं, दूसरी तरफ उसकी वैलेंसी लिखते हैं। यहाँ पर एक जनरल एटम हम लिखते हैं ए, उसकी वैलेंसी एक्स, और दूसरा जो है बी जिसकी वैलेंसी वाई। तो कंपाउंड क्या बनेगा, इस तरह से क्रिस क्रॉस करके देखिए, तो ए वाई बी एक्स इस तरह से बना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, अगर एल्युमिनियम देखते हैं इधर सल्फेट देखते हैं, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अगर हम लिखते हैं फार्मूला ऑफ कंपाउंड तो देखिए तो क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। SO4 तो ग्रुप में है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, पैरेंथेसिस में 3, तो Al2SO4 होल 3 हो गया। अगर दूसरा हम अगर बात करते हैं तो देखिए, तो अगर CuSO4 की बात करते हैं तो Cu की वैलेंसी है 2 और SO4 की वैलेंसी है 2। तो इसलिए अगर फार्मूला की हम बात करें तो क्या हो जाएगा क्रिस क्रॉस से, तो Cu2 और SO4 2, लेकिन दोनों का क्या है, देखिए रेशियो अगर देखते हैं तो 1:1 2 है ना, तो 2:2 का मतलब कि 1:1, तो सिंगल सिंगल रह जाएगा, तो CuSO4 लिखा जाएगा। तो CuSO4 क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का फार्मूला हो गया। अगर हम कैल्शियम फॉस्फेट की बात करते हैं, देखिए तो कैल्शियम फॉस्फेट की, तो कैल्शियम का होता है 2, फॉस्फेट को PO4 लिखते हैं और इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो इसलिए इसका जो फार्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, Ca3PO4 होल 2। देखिए Ca3 PO4 चूँकि ग्रुप में है तो इसलिए ब्रैकेट में लिख करके होल 2 इसको लिख देंगे, ये हो गया। अब हम बात करते हैं बेरियम एजाइड की, तो बेरियम की वैलेंसी 2 और एजाइड होता है N3, ठीक है, N3 इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो देखिए इसके लिए अगर फार्मूला की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Ba1 है तो एगो लिखाएगा N3 2, तो Ba N3 होल 2 हो गया। इसके बाद से हम सोडियम एजाइड की बात करते हैं, सोडियम नाइट्राइड की बात कर लें, सोडियम नाइट्राइड। तो देखिए सोडियम का Na होता है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, नाइट्राइड का N लिखते हैं, इसकी वैलेंसी 3 होती है। तो इसलिए अगर इसके फार्मूला की अगर हम बात करते हैं, इसके फार्मूला की, तो देखिए ये हो जाएगा Na कितना 3 और नाइट्रोजन कितना 1, Na3N। अगर यहीं पर हम बेरियम नाइट्राइड की बात किए रहते, बेरियम नाइट्राइड की अगर हम बात कर लें यहाँ से, बेरियम नाइट्राइड, तो उसका देखिए बेरियम का Ba इसकी वैलेंसी 2, नाइट्राइड N इसकी वैलेंसी 3। तो फार्मूला जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा Ba3N2, Ba3N2। अब इस फार्मूला को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो कुछ जो आयंस है उसके चार्ज यानी कि उसके वैलेंसी की बात करनी पड़ेगी। तो देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबों की वैलेंसी जो होती है वह 1 होती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम इसकी वैलेंसी 2 होती है। फेरस वाला रहेगा तो इसकी वैलेंसी 2, फेरिक रहेगा तो वैलेंसी 3, तभी तो यह Fe2+ फेरस आयन है और Fe3+ जो है फेरिक आयन है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका वैलेंसी 1 तो क्यूप्रस कहलाता है यानी Cu+, और 2 तो यह Cu2+ यह क्यूप्रिक कहलाता है। एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है।
उसके बाद से अगर हम अमोनियम आयन की बात करते हैं, इसका नाम क्या है, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। H+ की बात करते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, इसकी वैलेंसी 1 है। OH-, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं SO4 2-, इसको कहते हैं सल्फेट आयन। सल्फेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, प्लस माइनस से नहीं मतलब है। अब इसके बाद से देखिए Cl- रहे, Br- रहे, उसके बाद F- रहे, इन सबों की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। N3-, जिसको हम कहते हैं एजाइड आयन। एजाइड आयन इसको कहते हैं, इसकी वैलेंसी 1, लेकिन N पर 3- रहता है, इसको नाइट्राइड आयन कहते हैं। नाइट्राइड आयन कहते हैं, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। इसके बाद से हम बात कर लें बेरियम की, तो बेरियम की तो बात हो ही गई है। अमोनियम की, फॉस्फेट की, PO4 3-, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसको कहते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन, वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी। इसके बाद से Ci2O7 2-, इसको कहते हैं डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी, 2 हो जाएगी। MnO4-, इसको कहते हैं परमैंगनेट। परमैंगनेट आयन। परमैंगनेट आयन, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि एक माइनस है इस पर। ठीक, अगर हम HSO4- की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं बाईसल्फेट आयन। बाईसल्फेट आयन, चाहे इसको हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट आयन, इस सब की वैलेंसी कितनी, 1। यहीं पर CO3 2- रहता, तो इसको कहते हैं कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी कितनी, 2, लेकिन HCO3- रहता, तो इसको कहते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैलेंसी 1। अगर ये चीज़ पता होता है तो इसमें प्लस वाला जो होता है वो लेफ्ट में लिखाता है। जैसे देखिए ना, सोडियम में क्या है, प्लस वाला है, राइट में कौन लिखाता है, माइनस वाला, तो मिल करके क्या हो जाएगा, Na+Cl-। अमोनियम क्लोराइड रहता था, अमोनियम का NH4, इसकी वैलेंसी 1 है। क्लोरीन का भी, क्लोराइड का कितना, 1। तो देखिए तो फार्मूला क्या बन जाता है, NH4Cl, एक एक है तो इसलिए NH4Cl हो जाता। इस तरह से आपको ख्याल रखना है। तो इसलिए ये वाला चार्ट अगर आपको याद रहता है तो आसानी से फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं।